अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे अहमद ने भेजी है, लेकिन ये उनकी अपनी कहानी नहीं है। उनके कोई बेस्ट फ्रेंड है जो उनकी कहानी है जो उन्होंने मुझे सुनाई है। आप लोग भी अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात जो आपकी ज़ात से, फैमिली के साथ या आपके रिश्तेदारों के साथ, किसी के साथ कोई वाक़या हुआ है, वो जुड़े हुए हैं, तो आप वो मुझे भेज सकते हैं। लेकिन अगर किसी दोस्त के साथ भी ऐसा वाक़या हुआ है तो आप वो भी मुझे शेयर करा सकते हैं। हॉरर स्टोरी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम कोई भी एक ऐसी कहानी जिसमें जिन्नात से वाबस्ता वाक़यात रूनुमा हुए होते हैं। हमारे बुजुर्ग हमें बहुत सारे वाक़यात सुनाते थे जो पहले उनके साथ हुए थे। एक गांव की मशहूर कहानी होती है, एक मोहल्ले में ऐसा वाक़या जो ज़ुबान ज़द-ए-आम होता है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात, तो आप वो सारे वाक़यात मुझे भेज सकते हैं। वो जो आपके गांव का था, मोहल्ले का था, पुराना था, दोस्त का था, किसी रिश्तेदार के साथ हुआ था, आपकी अपनी फैमिली के साथ हुआ था, किसी जगह से आपको वाक़या सुनने को मिला। उसकी रीज़न ये है, ये जो लफ्ज़ कहानी है, स्टोरी है, असल में किताब से हम बहुत दूर हो गए हैं। पहले लोग किताब पढ़ते थे, किताब मुख्तलिफ मौज़ूआत पे होती है और जिसका जो फेवरेट टॉपिक होता है, उसको जो पढ़ना होता है, वो उसी किताब को ख़रीद के पढ़ता था। बहुत सारे लोग अपनी दादी अम्मा और नानी अम्मा से बचपन में कहते थे, दादी अम्मा परी की, चांद की, चुड़ैल की, उसकी, जिन की, इस तरह की कहानी सुनाएं। तो हमारी दादी या हमारी नानी हमें इस तरह की कहानियाँ सुनाती थी। अक्सर मैं जो एक बात कहता होता हूँ, लाशऊर और शऊर, ये दो इंसान के ब्रेन है, शऊर और लाशऊर, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, और तीसरा है तहतुल शऊर, शऊर, लाशऊर, तहतुल शऊर। आप जब कहानियां सुनते हैं तो आप अपने उस तहतुल शऊर के अंदर, एक मेमोरी के अंदर एक कहानी को रखने जा रहे हैं, जिससे आप कुछ लम्हों के लिए, वो आधे घंटे की है, वो 1 घंटे की कहानी है, जब आप उसको सुन रहे हैं तो यकीन मानिए वो आपने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम है जो अपने आप को दिया। आज प्रॉब्लम ये है, किसी के पास टाइम ही नहीं है, स्पेशली अपनी ज़ात के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए टाइम है, अपनी ज़ात के लिए टाइम नहीं है। तो ये जो कहानी है, जो जिसको मैं स्टोरी बोलता हूँ, ये आपकी अपनी ज़ात के लिए है। आप टाइम निकालते हैं। मैं कहता हूँ आप लोग खुशकिस्मत हैं जो कहानी सुनते हैं, यकीन मानिए, क्योंकि आप अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालते हैं। और जो लोग अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालते हैं, तो मैंने एक इसके ऊपर वीडियो तफसील से बना चुका हूं कि आप अपने शऊर और लाशऊर को एक ही पेज पर लेके आते हैं। जब आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एक ही पेज पे आ जाता है तो ज़िंदगी में पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहता हूं अपने आप को वक्त दिया करें। इससे बेहतर बात क्या होगी कि कहानी सुन के लोगों को नींद आ जाती है। कहानी एक लोरी का काम करती है। कहानी आपकी परेशानियों को दूर कर देती है। कहानी जितने घंटे, जितने मिनट, जितने सेकंड आप सुनते रहते हैं, दुख, मुसीबत, परेशानी, यहां तक कि अपनी बीमारी को भी आप साइड पे कर देते हैं। और वो लम्हे आप उन तख़य्युल के अंदर, उस कहानी के अंदर अपने आप को इस तरह पाते हैं कि आप उस कहानी का हिस्सा होते हैं। और जब कहानी ख़त्म होती है तो आप उस मंजर कशी जो मैंने की होती है उससे बाहर निकल रहे होते हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि आपका वो लम्हा, वो टाइम जब आपने कहानी सुनी, बेहतरीन गुजरा? दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी को आप भूल गए, एक ऐसी वादी की आगोश में चले गए जहाँ पे सुकून ही सुकून है, जहाँ पे एक लोरी का सा माहौल है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कहानी को सुना करें, ज़रूर सुना करें, और अपने मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, दोस्तों को भी ज़रूर कहा करें। परेशान हो ज़िंदगी में, कोई बात नहीं, ये लो एक दवाई है। वो परेशान होगी, दवाई कहाँ है? कहो ये कहानी एक दवाई है। यकीन मानिए आप उनको कहानी सुनाइए, ये दवाई का काम करेगी, उनकी बीमारियां, दुख, मुसीबतें, परेशानियां दूर हो जाएंगी। कैसे? इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आगे तफसील से आपको बताऊंगा। इससे भी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। सो आज की कहानी, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, किसी दोस्त की भी आप भेज सकते हैं। उन्होंने अपने दोस्त की कहानी भेजी है। एक और भी है, वो भी आगे इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। इनका नाम है अहमद,
और अपने दोस्त की स्टोरी शेयर कर रहा हूं उनकी इजाज़त से। और इनके दोस्त का नाम आशिर है। आशिर कहानी भेजी है अहमद ने। अब सुनते हैं आशिर की ज़ुबानी। आशिर ने उनको इजाज़त भी दी और ये कहानी भी उनको आशिर ने अपने लफ्ज़ों में सुनाई, तो इसलिए मैं आशिर के नाम से ही आपको कहानी सुनाने जा रहा। ये एक जगह है। आशिर इस वक्त तो कराची में रहते हैं, गुलजार हिजरी कराची में इस वक्त रहते हैं, लेकिन ये वाक़या जो सुनाने जा रहे हैं आशिर, ये 2009 में 2009 में उनके साथ पेश आया था। हैवेक्स बे एक जगह है बाहर मुल्क की, जहाँ पे ये 10 लड़के जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जिन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, एक बीच जहाँ पे एक दिन और एक रात गुजारने का प्रोग्राम। लोकेशन ये बिल्कुल रियल है और ये मैंने देखी भी थी। कौन सा मुल्क था जहाँ पे ये आ रही थी लोकेशन, किसी मुल्क की। खैर, वो कहते हैं हमारे दोस्तों का एक ग्रुप था, हम तकरीबन 10 दोस्त थे, जिसमें उर्दू बोलने वाले भी थे और दूसरी ज़ुबान बोलने वाले भी थे। हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरता, पढ़ाई के साथ साथ हमारी और भी एक्टिविटीज़ होती। हम बाहर जाते, बाहर जाके खाना खाते, मिलते जुलते, एक मोहब्बत का सा हमारा माहौल बन गया था। वहीं पे कुछ दिनों से हम प्रोग्राम बना रहे थे कि यार वो एक जगह है जो बीच सा है, वहाँ पे बहुत रौनक होती है, दिन को बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, तो क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि वहाँ चलते हैं, एक दिन वहाँ गुजारेंगे, दिन को स्विमिंग करेंगे, रात को बोन फायर करेंगे, खाना शाना पकाएंगे, म्यूज़िक होगा, डांस करेंगे, फ़न करेंगे, और उसके बाद हम बेहतरीन एक अपनी रात गुजार के वहाँ से वापस आ जाएंगे। सो हमने छुट्टी के दिन का एक प्रोग्राम बना लिया। हम 10 लोग थे, तो हमने पूरी तैयारी की, पूरा साजो सामान ख़रीदा। हमारा एक दोस्त मूसा, जिसके जानने वालों का वहाँ पे एक हट भी था, सो हमने वहाँ पे वो हट भी अपने लिए बुक करा लिया। अब रहने का भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि रात गुजारनी थी और हो सकता है रात को ठंड लग जाए, किसी के नींद आ रही हो, तो एक हट ज़रूर चाहिए होता है जो बीच के किनारे बने हुए होते हैं, जहाँ पे सुकून के साथ आप अंदर रह सकते हैं। आज आपको एक जाते जाते एक बहुत बड़ी राज की बात बताता जा रहा हूँ। समंदर और दरिया, जहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता है, लेकिन समंदर के बारे में मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ। समंदर के अंदर आज भी कुछ ऐसी बातें छुपी हैं जो इंसानों को नहीं पता। सिर्फ मखलूक़ात नहीं है, हो सकता है इसी समंदर के अंदर एक दरवाज़ा हो जिसका रास्ता कहीं और जाके खुलता है। यह बहुत बड़ा राज आपको बता रहा हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। समंदर की तहों में एक ऐसा दरवाज़ा भी है जहाँ से लोग जाते हैं और कहीं और निकल जाते हैं। कहाँ? किसी और दुनिया में। किस दुनिया में, ये आगे बताऊँगा। तो उन दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया, कह रहे हट हमारा मूसा ने बुक करवा दिया, और यूँ साबिर भी था, मूसा भी था, आशिर भी थे और भी कुछ दोस्त थे। हम सब ने अपना सामान वगैरह पैक किया, गाड़ियों के अंदर रखा, और हम उस हैवेक पे हम पहुंच गए। वहां पे एक रौनक सी थी, फैमिलीज थी, बच्चे थे, हर तरह के कैटेगरी के लोग थे जो उस बीच पे खुश हो रहे थे। मैंने भी यहाँ कई दफ़ा ऐसा टाइम गुजारा है, ओशन पे गया हूँ। वो जो एक लहर सी आती है, यकीन मानिए कई घंटे मैंने उसको बैठ के देखा है। जब वो लहर सी आती है तो एक शोर सा पैदा करती हुई आती है। आप समंदर के किनारे जब आप लेटे होते हैं आंखें बंद करके, तो एक हर तरफ परिंदों की सिर्फ एक आवाज़ आती है। इंसान खामोशी से लेटे होते हैं उस पानी को एंजॉय करते हुए, लेकिन वो एक जो लहर सी बनती है वो एक शोर सा पैदा करते करते करीब आती जाती है। शोर भी करीब आता जाता है, करीब आता जाता है, यहाँ तक कि वो एक ज़ोर से उस पानी को फेंक देती है। वो ऐसे पानी को ऊंचा करते 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 एक लहर सी बनाती आ रही होती है। जब करीब पहुंचती है तो फेंक देती है पानी को। जब जमीन से टच होता है, वो जो लहर सा बना होता है, जब गिरता है, उस गिरने का भी एक शोर सा पैदा होता है।
और वो जैसे ही आपको शोर सुनाई देता है, गिरता है, तो वो पूरी लहर जो आई होती है वापस जाना शुरू कर देती है। पानी को दूर से इकट्ठा करके लहर से ऊंची चट्टान की तरह बना के आती है, आपके करीब पहुंच के उसको ज़मीन पे फेंकती है और फिर वापस चली जाती है। ये मंज़र बार बार होता है और आपकी कानों को बहुत अच्छा लगता है। आंखें खोल के देखना शुरू कर दे तो यकीन मानिए मैं उसमें खो जाता हूँ। वो देखना भी बहुत अच्छा लगता है। लोग इसी को एंजॉय करने हुए जाते हैं। बड़े बड़े सफ़ेद कलर के परिंदे आपको आवाज़ें निकालते लहरते हुए नज़र आते हैं। समंदर का शोर उन लहरों का शोर ही होता है जो आपको वहाँ उस माहौल के अंदर लेके जाता है और उस माहौल को आप एंजॉय करते हैं। ये दोस्त भी वहाँ पे पहुँच गए और उन्हीं लहरों से खेलना शुरू हो गए। पानी बहुत ठंडा होता है। शदीद गर्मियों में भी आप जाएंगे तो बाहर शदीद गर्मी होती है। रेत के ऊपर आप अपनी अम्ब्रेला लगा के उसके नीचे छांव में लेट जाएंगे, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे पानी ठंडा यख होता है, ऐसे जैसे बर्फ की तरह ठंडा यख, सर्दी सी लग जाती है गर्मियों में भी। ये दोस्त कहते हैं हम भी वहाँ पे पहुँच गए और जैसे ही पहुँचे हमने भी अपना सामान वगैरह उतारा। वहाँ पे हमने हट के अंदर सारे सामान रखा और उसके बाद कपड़े चेंज किए, स्विमिंग की तरह स्विमिंग वाले हमने कपड़े पहने और हम चलते हुए उस रेत पे आ गए, उस बीच के किनारे आ गए और फिर हम उस पानी के साथ अटखेलियाँ करना, शरारतें करना शुरू हो गए। पानी की लहर आती थी और हमारे ऊपर आके जब छींटें फेंकती, वो ठंडी यख लहर हमें टकराती हमसे, तो हम खेलते उसी पानी को उठा उठा के एक दूसरे के ऊपर फेंकते। इर्द गिर्द की फैमिली हमारी शरारतों को एंजॉय कर रही थी। वो हमें देख रहे थे कि चंद मन चले हैं, नौजवान से हैं, स्टूडेंट से हैं, जो फ़न कर रहे हैं, जो अपने उस वक्त को इस पानी के किनारे आके पानी के साथ अटखेलियाँ करते हुए इन लम्हों को यादगार लम्हे बना रहे हैं। और पानी के अंदर जब हाथ डाल के हम ऊंचा ऊंचा फेंकते, जोर जोर से फेंकते, तो पानी के छींटों से शरक शरक एक आवाज़ सी पैदा होती। और वो पानी के छींटे जब दूसरे के वजूद पे जाते तो अपना हाथ आगे करके अपने मुंह से उन छींटों को हटाने की कोशिश करता और इंतज़ार करता कि इसका हाथ रुके तो यही शरारत मैं भी कर सकूं। और जैसे ही वो दोस्त अपनी शरारत रोकता तो वही दोस्त जिस पे छींटे गए होते वो ज़ोर ज़ोर से उस पर छींटे फेंकता और इस तरह वो अटकेलियाँ करते रहे। वक्त गुजर रहा था। सूरज जो अपनी आबो ताब से चमक रहा था, उसकी रोशनी हर तरफ फैली थी। उजाला ही उजाला था उस सूरज की रोशनी का। उस रोशनी में पानी के अंदर एक ऐसी चमक सी पैदा हो रही थी जहां पानी की लहरों के ऊपर ऐसे लगता था मोती चमक रहे हों। हर तरफ मोती ही मोती हों। सूरज की किरणें जितने जहां जहां पानी पे पड़ती थी तो पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। बहुत खूबसूरत मंजर था। इर्द गिर्द हम निगाह दौड़ाते तो हर कोई इसी मंजर से ही लुत्फ अंदोज हो रहा था। इसी मंजर को ही हर कोई एंजॉय कर रहा था। हम भी इसी मंजर को एंजॉय करते रहे, खेलते रहे, हमने खाना खाया, यहां तक कि अब आहिस्ता आहिस्ता सूरज दूर होना शुरू हो गया था। अपनी उस फैलाई हुई सफ़ेद रोशनी की चादर को आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ घसीटता हुआ लेके जा रहा था। यहाँ इस जगह पे जहाँ आज हमने कई घंटे गुजार चुके थे, ऐसा लगता था हमारे पीछे से सूरज ने एक, जिस तरह किसी भी स्पोर्ट्स के ग्राउंड में बारिश होती है, चाहे वो फुटबॉल या क्रिकेट का ग्राउंड हो, तो एक बड़ी सी कपड़े को वो घसीटते हैं और घसीटते हुए लेके जाते हैं तो उस सब्जे को वो जो कपड़ा होता है वो छुपाता जाता है बारिश से बचाने के लिए। ऐसे लगता था सूरज भी एक बहुत बड़ा काला सा कपड़ा है जिसको वो खींच रहा है अपनी सफ़ेद चादर, वो जो सफ़ेद रोशनी फैली थी सूरज की, उसको समेटता जा रहा है इस अंदाज में कि खींच रहा है, पीछे अंधेरा आता जा रहा है और सफ़ेद किरणें उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चलती जा रही हैं। यह मंजर बहुत स्लो था। आहिस्ता आहिस्ता काली चादर हमारे पीछे से आगे बढ़ रही थी और सफ़ेद चादर इस पानियों के ऊपर से आहिस्ता 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 दूर जा रही थी। परिंदे भी अब चीख तो रहे थे लेकिन इस अंदाज में जैसे खुदा हाफिज करने लगे हों कि आज का दिन आप इंसानों के साथ हमने गुजारा, किसी ने खाने को दिया, किसी ने नहीं दिया, हमने भी पानी को एंजॉय किया, अपने पर फड़फड़ाए
आवाज़ें भी निकाली जो तुम लोग समझ नहीं सके, कई बातें की तुम लोगों से लेकिन तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं हो सका। तो चलो अब हम चलते हैं, काएं काएं खुदा हाफिज़। वो खुदा हाफिज़ कर रहे थे कि कल मिलेंगे, आज हमारा भी दिन मुकम्मल हुआ, क्योंकि अब काली चादर आ रही है जो रात की तारीकी की होगी, शाम ढल रही है, अब हमें जाना है अपने घोंसलों में। वो भी अपने घोंसलों की तरफ उड़ रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे हर उस जगह पे जो हमारे सरों के ऊपर बनी हुई आसमान की एक जगह थी, और एक दूसरों के साथ इस तरह खुदा हाफिज़ और बातें कर रहे थे जैसे स्कूल कॉलेज से बच्चे एक दूसरे को खुदा हाफिज़ करते हैं, कल मिलेंगे। तो उनके इकट्ठे होने से अंदाज़ा हो गया था, जो पहले कहीं दूर दूर थे, आते थे चले जाते थे, वो परिंदे भी अब इकट्ठे होकर एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कर रहे थे। वहीं नीचे इंसान भी अपना अपना सामान पैक करना शुरू हो गए। वो जो बॉक्स लेके आए थे जिसमें ठंडी बोतलें रखी हुई थी, पीने का सामान था, खाने का सामान इस तरह का था कि गर्म रहे उसके अंदर, वो सारे अपने बर्तन जो अब खाली हो चुके थे वो बॉक्स बंद कर रहे थे। वो चादरें जो रेत पे बिछाई हुई थी उनको लपेट रहे थे। वो जो कुर्सियां फोल्डिंग वाली कुर्सियां थी जिनको खोलने से एक बिस्तर का सा मंजर बन जाता था और उसके ऊपर आप लेट के उस मंजर को एंजॉय कर रहे थे, वो अपनी वो कुर्सियां भी लपेट रहे थे। वो अपनी अम्ब्रेला जो छाँव के लिए लगा रखी थी वो अम्ब्रेला भी बंद कर रहे थे। बच्चे भी अपने अपने कपड़े उठा रहे थे, उनकी माएँ उनको कह रही थी बेटा अब ये भी उठाओ, ये भी उठाओ, और सब कोई अब इस मंजर से इसलिए खुदा हाफिज़ करने जा रहा था। अब शाम होने लगी थी, सफ़ेदी अपनी चादर घसीट के दूर जा रही थी। समंदर दूर तो अभी तक सफ़ेद था, जैसे लगता था चादर अब वहाँ तक पहुँच गई है, जिसकी वजह से अभी वहाँ भी सफ़ेद किरणें सूरज की चमक रही हैं। लेकिन हम जिस जगह पे थे यहाँ सफ़ेद चादर जा चुकी थी, एक काली घटा स्याही जो अब और मज़ीद वक्त के साथ साथ काली होती जाती। वो काली चादर अपने पर फैलाए आगे बढ़ती बढ़ती काफ़ी आधे समंदर को अपनी तारीकी में डबो चुकी थी, और बाकी वाला हिस्सा जो दूर था रोशन था वो भी काला होता जा रहा था। सब वहाँ से चल दिए, अब हम लोग रह गए थे, हम 10 दोस्त। वो 10 दोस्त जो अभी यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम बना के आए थे यहाँ पे फ़न करने के लिए, हमने तो रात यहीं पे गुजारनी थी। अब इक्का दुक्का रह गए थे, वो भी कुछ देर तक शायद चले जाते, और ऐसा ही हुआ, इक्का दुक्का लोग भी वहाँ से चले गए। लेकिन हमने भरपूर इंतज़ाम कर रखा था। वो जो हट सा था वहाँ से हम अपनी वो लाइटिंग का सामान लेके आए जो हमने वहाँ पे आते ही सजाना शुरू कर दिया। डेक हम अपने साथ लेके आए थे कि जब रात होगी तो हम डेक चलाएंगे, म्यूज़िक बजेगा तो हम फन करेंगे, डांस करेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, और इस पानी को, इस मंजर को, इस रात की तारीकी को बहुत एंजॉय करेंगे। हमने रोशनी कर दी थी, हम सारा साजो सामान लेके आए थे, म्यूज़िक भी लगा दिया गया था, डेक रख दिया गया था, और यूं अब म्यूज़िक की धुन बज रही थी। और हम सारे दोस्त उस रात के मंजर को, जहाँ पे चांदनी जोबन पे थी, आज शायद 13वीं या 14वीं की रात थी, चांद ऊपर जोबन पे था, उसने उस समंदर की लहरों पे नीली रोशनी फेंक दी थी। वो जो शाम को एक काली चादर आई थी, सफ़ेद चादर चली गई थी, वो हर तरफ तारीकी सी आ रही थी, अब हर तरफ नीलगों रोशनी थी। उस नीले चांद की किरणें थीं जो हर तरफ बिखरी हुई थी। समंदर के बिल्कुल दरमियान में एक अक्स था, वो अक्स चांद का था। समंदर के बिल्कुल दरमियान में चांद था और उसकी किरणें एक लाइन सी बना रही थी। क्या खूबसूरत मंजर था। और वहीं पे हमने रोशनी की हुई थी, म्यूज़िक बज रहा था, और हम चांद की रोशनी को, हर तरफ फैली इस नीली चांद की रोशनी को एंजॉय करते हुए झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। हमने बहुत हल्ला गुल्ला किया। वहीं पे वो जो हम बोन फायर का प्रोग्राम बना के आए थे, वहीं पे हमने वो सिस्टम भी लगाना शुरू कर दिया। और जिन दोस्तों को कुकिंग का शौक़ था, वहीं पे उन्होंने सीखें परोहनी शुरू कर दी। वो बारबेक्यू का जो इंतज़ाम था वो मुकम्मल हो चुका था, आग जला दी गई, और यूं अब हमारा खाना जो रात का डिनर था हमारा तैयार होने लगा था। और अभी तक हम उसी लिबास में थे जो समंदर में नहाने के लिए हमने ज़ेब-ए-तन कर रखा था। अब इस बीच के किनारे खुशबू फैली थी, उस खुशबू की जो आग के ऊपर पक रहा था, वो एक मजेदार खुशबू।
हमें नहीं पता हमारे इर्द गिर्द कौन था। हमारी आंखें तो सिर्फ एक नीलगों रोशनी को देख रही थी, एक समंदर को देख रही थी। हो सकता है वहां रात, उस चांदनी रात के मंजर को देखने के लिए कोई और मखलूक भी आई हो। एक दोस्त शरारत से बोला, भाई लगता है हमारे इर्द गिर्द कोई और भी है। तो दोस्त हंस के बोला, हाँ हाँ, जिन भूत होंगे ना, खाना खाने आए होंगे। तुम्हारी खुशबू, ये खाने की बेहतरीन खुशबू जो पकने जा रहा है, दूर दूर तक फैली है, तो जिन बेचारे कैसे रह सकते हैं? उनको भी तो भूख लग गई होगी ना। हम ऐसी ही शरारतें कर रहे थे और खाना पक रहा था। हम में से बहुत सारे दोस्त इस बात पे यकीन नहीं करते थे कि जिन भूत होते हैं, ये मखलूक होती है। हमारा मानना ऐसे नहीं था। साबिर स्पेशली एक ऐसा बहादुर लड़का था हम में से, वो कहता था यार ये ऐसी बातें हैं, लोगों का वहम है, लोगों का खौफ है, जो लोग डर जाते हैं, अंधेरे से डरते हैं। वो इस तरह की अपनी मन तक पेश करता था। वो बिल्कुल नहीं डरता था, बहुत ही बहादुर था। हमने खूब हल्ला गुल्ला किया और काफ़ी फ़न कर लिया। उसके बाद फिर हम बैठ गए। हमने वहाँ पे वो जो हमने खाना खुद से तैयार किया था, वो जो बारबेक्यू हमारा पका था, हमने बैठ के बारबेक्यू खाया, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। जब हमने अपना खाना खा लिया तो उसके बाद हम थक चुके थे। आज हमने बहुत स्विमिंग की थी, बहुत पानी के अंदर अटकेलियाँ की थी, बहुत नहाए थे। हम सब जितने भी दोस्त थे, हम सबको स्विमिंग करनी आती थी। 10 के 10 दोस्त ऐसे थे, क्योंकि कहते हैं पानी के अंदर सिर्फ वही जाए जिसको स्विमिंग आ सकती है, नहीं तो किनारे पे ही रहे। तो हमने जिन 10 दोस्तों का इंतखाब किया था यहाँ बीच पे आने के लिए, हैवक बे पे, वो सिर्फ वही थे जो तैराक थे, स्विमिंग जानते थे। वही सिर्फ हैवक बे पे आए थे। जब हमने खाना वगैरह खा लिया तो वहीं पे बैठ गए और कुछ देर उस रात की तारीकी, उस रात की मंजर को, उस समंदर की खूबसूरती को, उस शोर को, इर्द गिर्द बनी चट्टानों को, वो एक अभी भी लहरों का जो सिलसिला था वो ख़त्म नहीं होता था। मद्दोजज़र जो होता है, सूरज हो या चला जाए, रात हो या दिन हो जाए, वो शोर बीच का अपनी जगह मौजूद रहता है। वो जो लहर सी बन के आती है, चाहे रात को भी आए तो वही शोर मौजूद होता है। 24 घंटे आप जब भी जाएंगे किनारे पे, वो लहर का शोर आपको सुनाई देता है। दिन की रोशनी में भी हमने उस शोर को सुना था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ट्रैफिक की आवाज़, कहीं जहाज़ गुजर रहा है, कोई ना कोई शोर सुनाई देता था। लेकिन अब रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। अब हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ एक शोर था, उसी पानी की लहरों का शोर, जो दूर से लहर बड़ी होती होती आती और ऊंची होकर एकदम ज़मीन पे पानी को गिराती, और उसके बाद कई चीज़ें फेंकती हुई वापस चली जाती। वो पानी अपने साथ जो लहर लेके आती थी, दूर लहर के, उसके अंदर सिप्पियाँ भी होती थी, उसके अंदर कई तरह की चीज़ें होती थी। वो जो किनारे पे लहर फेंकती, शोर पैदा करती और वापस चली जाती। अब हम इस मंजर को देखना चाहते थे। कुछ तो बैठे रहे, गपशप करते रहे, इस मंजर को देखते रहे, यहाँ तक कि अब हम थक गए थे। 12 साढ़े 12 हो चुके थे। दोस्तों ने कहा चलो यार, अब साथ ही हट है, अंदर लेटते हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। हमने दिन और रात का प्रोग्राम बनाया था तो हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया था। अब शायद हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, जो दिन से लगे हुए थे। अब रात हो चुकी थी, 12 साढ़े 12 हो रहे थे। दोस्त आहिस्ता आहिस्ता हट की तरफ जाना शुरू हो गए कि यार कमर सीधी करते हैं, बहुत बुरी हालत हो गई है, थक गए हैं सारा दिन इस तरह उछल कूद करके। आहिस्ता आहिस्ता जब सारे चल पड़े, आशिर कहता है मैं भी जाने लगा, तो मैंने साबिर से कहा आजा यार चलें। साबिर कहता है कि यार एक सिगरेट पी लूं, मैं अंदर आ रहा हूं, तुम चलो मैं सिगरेट पी के आता हूं। सारे दोस्त हट की तरफ चले गए थे। मैं अकेला साबिर को छोड़ के हट की तरफ जा रहा था और मुझे पता था साबिर डरने वाला नहीं है। वो शायद इस शोर से, दोस्तों से हट के अकेला बैठ के इस मंजर को एंजॉय करना चाह रहा है। मैं उसको जानता था, बहुत बहादुर। अकेला अक्सर रातों को निकल जाता था, अकेला अक्सर वॉक करता था, अकेला सिगरेट के बहाने घूमता था। कभी उसको ज़िंदगी में डर नहीं लगा था जितना मैं उसको जानता था। बहुत ही बहादुर शख्स था। कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ उसको डरा नहीं सकी थी। जिन भूत चुड़ैलें, इन किसी चीज़ों से डर नहीं लगता था। जब भी वो वीराने में, तारीकी में, जंगलों में रातों को जाता था, मैं उसको कहता था यार तुझे डर नहीं लगता? तो वो हंस के कहता किस चीज़ का डर? जिन का। सबसे बड़े जिन तो हम हैं, सबसे बड़े जिन भूत तो हम हैं, तो किस चीज़ से डरूं? अपने आप से नहीं डर लगता, अपने आप से भी डर नहीं लगता। वो ऐसी बातें करता था, मैं उसको जानता था वो डरने वालों में से नहीं है। वो कर बैठ गया, उसने मेरे सामने सिगरेट सुलझाई।
सिगरेट सुलगा के वो सिगरेट पीना शुरू हो गया और मैं उसके कंधे पे थपक के, ठीक है यार सिगरेट पी के अंदर आ जाओ। उसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। हम लोग अंदर चले गए। टाइम कितना गुजरा था, यही कोई 5-7 मिनट 10 मिनट गुजरे होंगे या 15-20 मिनट, मुझे सही से याद नहीं है। आशिर कहता है मैं खुद थका हुआ था बहुत ज़्यादा। मैं जैसे ही गया तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं फ़ौरन लेटूं, कमर सीधी करूं। सुबह से लगा हुआ था, थक गया था। मैं लेटते ही मेरी आंख बंद हो गई। अभी लेटे हुए कितनी देर हुई थी ये सही तरीके याद नहीं है कि मेरे फ़ोन की घंटी बजना शुरू हो गई। मैंने फ़ोन उठाया, नंबर देखा, साबिर मुझे कॉल कर रहा था। मैंने कॉल यस की। मैंने कहा हाँ साबिर। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मुझे कहता है आशिर। मैंने कहा हाँ यार, कोई लड़की है जो खुदकुशी करना चाह रही है। मैं जो लेटा था एकदम ये लफ्ज़ खुदकुशी सुन के एकदम से उठ के बैठ गया। मैंने कहा क्या कहा तूने? कह रहा हाँ यार, एक लड़की है वो पानी के अंदर जा रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। मेरी अभी अभी उस पर निगाह पड़ी, वो यकीनन खुदकुशी करना चाह रही है, पानी की तरफ जा रही है। और रात का 1:30 बज चुका है। मुझे टाइम का बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था। उसके मुंह से निकला कि रात का 1:30 बज चुका है। मैंने टाइम देखा है, 1:30 बजा है और वो अकेली लड़की खुदकुशी करना चाह रही है। यार मैं उसको बचाने के लिए आगे जा रहा हूँ, मैं उसको मरने नहीं दूंगा। तू दोस्तों को उठा, तुम लोग सारे जल्दी से पहुंचो। मैंने कहा ठीक है यार, तू उसको बचा, हम आ रहे हैं। मैंने जल्दी जल्दी सबको उठाना शुरू कर दिया। यार उठो उठो उठो, आहिस्ता आहिस्ता। जो गहरी नींद सो चुके थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे, सबकी हालत ख़राब थी, उठने में टाइम लगा रहे थे। मैं उनको झंझोड़ रहा था, यार उठो उठो, हाँ क्या हुआ है, बाहर चलो, साबिर बुला रहा है। मेरी आवाज़ इतनी खौफजदा थी कि उनको अंदाज़ा होता गया। दोस्त भी ऐसे ऐसे तो उठते गए, जो नहीं उठने वाले थे वो भी उठते गए, सारे उठ गए। मुझे सारे बोले क्या हुआ है? मैंने कहा जल्दी बाहर पहुँचो, साबिर ने बुलाया है, एक लड़की है जिसकी जान को बचाना है, रात के 1:30 बज चुका है और वो खुदकुशी करने जा रही है। सारे दोस्त जल्दी से उठ गए, कोई शर्ट वगैरह भी उतार चुका था, उसी तरह ही जल्दी से भागे कि बाहर निकले। हम सारे दोस्त हट से बाहर निकले और भागते हुए उसी तरफ आए जिस तरफ हम पहले बैठे थे और साबिर वहां बैठा सिगरेट पी रहा था। जैसे ही हम वहां करीब पहुंचे, हमने देखा साबिर काफी आगे जा चुका है और तभी हमारी निगाह उस लड़की पे पड़ी जो काफी आगे पानी के बिल्कुल गहरे हिस्से के अंदर मौजूद थी। उसका धड़ का 30% हिस्सा बाहर था, बाकी उसका पानी के अंदर जा चुका था। यानी वो सिर्फ सीने तक हमें नजर आ रही थी, इतनी पानी की गहराई में चली गई थी कि बाकी हिस्सा उसका पानी के अंदर ही था, सिर्फ सीने तक वो थी, लेकिन उसकी कमर हमें नजर आ रही थी। और तभी हमने उसी वक्त साबिर को भी देखा जो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। हमने दूर से भागते हुए तो लड़की को जिस वक्त देखा था उस वक्त वो काफी पानी से बाहर थी, अभी इतना ज्यादा पानी के गहरे पानी के अंदर नहीं गई थी, लेकिन हमारे वहां तक पहुंचते पहुंचते वो गहरे पानी तक चली गई थी कि तभी हमें उसका सिर्फ सीने तक वो नजर आई और बाकी वो पानी के अंदर डूब चुकी थी। उसने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसके कपड़े चमक रहे थे। तभी हमारा एक दोस्त जोर से चिल्लाया, रुको, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। ऐसे ही जैसे इंसान किसी को रोकता है कि ये काम मत करो, अपनी जिंदगी को खत्म मत करो, ऐसे ही वो दोस्त समझ चुका था कि जितनी गहरे पानी के अंदर वो जा चुकी है, अब इसको दूर से रोकना जरूरी है। साबिर उससे अभी काफी फासले पे था, लेकिन हम उसको क्लियर देख पा रहे थे क्योंकि चांदनी रात थी और चांदनी रात के अंदर सारा मंजर दूर दूर तक नजर आ रहा था। 14वीं की रात थी और हमें साबिर भी नजर आ रहा था जो जल्दी से उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा था। तभी हमने जैसे ही उसको पुकारा कि रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, उसी लम्हे वो रुक गई, जो जा रही थी वहीं पे ही ठहर गई, लेकिन साबिर आगे बढ़ता रहा। तभी हमने देखा वो मुड़ी है, पूरा वजूद उसका हमारी तरफ मुड़ गया है। वो हमसे काफी फासले पे थी, लेकिन फिर भी हमने उसके चेहरे को क्लियर देख लिया था। उसकी स्किन बिल्कुल वाइट थी, शाइनी स्किन थी, उन्होंने जो लिखा है ऐसी चमक रही थी, शाइनी स्किन थी, लेकिन उनकी आंखों से एक सफेद रोशनी निकल रही थी। इतने दूर होने के बावजूद भी उस आंखों से हमने सफेद रोशनी को देख लिया जो क्लियर थी।
इतने दूर होने के बावजूद जब वो मुड़ी है तो पहली चीज जो हमें नजर आई है उसकी आंखों से निकलने वाली एक सफेद रोशनी थी, ऐसे जैसे टॉर्च आप जलाते हैं और उसमें से रोशनी निकलती है। टॉर्च की रोशनी तो दूर तक फैल जाती है, ये दूर तक नहीं जा रही थी, लेकिन ये रोशनी जो हमने देखा जब वो मुड़ी है तो उसकी आंखें चमक रही थी, उसमें से कोई रोशनी थी, हमें ऐसा नजर आया। लेकिन उसी लम्हे जब हमने उसको पुकारा, उसने मुड़ के हमारी तरफ देखा था और तभी उसकी निगाह अपने पीछे साबिर पर पड़ी। तो तभी जब वो साबिर की तरफ, वो पीछे देख रही थी हमारी तरफ, और जैसे उसने हल्की गर्दन मोड़ी साबिर की तरफ तो आंखों से निकलने वाली रोशनी जब साबिर पे पड़ी है, क्योंकि साबिर उसके करीब था, तब हमें अंदाजा हुआ, बिल्कुल टॉर्च जब जलाते हैं, बैटरी जलाते हैं तो उसके अंदर से जो रोशनी निकलती है, ऐसी ही रोशनी साबिर को जाके टच हुई है, बाकायदा उसके वजूद को। हम बहुत दूर थे लेकिन साबिर बिल्कुल करीब था, उसकी रोशनी को देख पाया, उन आंखों को देख पाया, उसकी शक्ल जो हमें दूर से चमकती हुई नजर आ रही थी, इतनी दूर होने के बावजूद भी उसका चेहरा चमक रहा था, शाइनी चेहरा था, और आंखों के अंदर से एक रोशनी सी थी टॉर्च की तरह, जो हमें तो महसूस हुई कि रोशनी है टॉर्च की तरह। लेकिन साबिर करीब था और साबिर के चेहरे की तरफ जब उसने अपना चेहरा किया तो उसी वक्त वो रोशनी उसको जाके बाकायदा टच हुई। तो उसी लम्हे हमारे मंजर जो हमारी आंखों ने देखा कि साबिर, जैसे ही उस लड़की ने साबिर की तरफ देखा, वो रोशनी साबिर को टच हुई तो साबिर पीछे की तरफ गिरना शुरू हो गया। वो जो रुक सा गया था, उस लड़की के मुड़ने पे साबिर भी रुक गया था। जब हमने आवाज़ दी थी तो लड़की भी रुक गई थी, और जब मुड़ी थी तो साबिर भी अपनी जगह पर रुक गया था। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने साबिर की तरफ देखा तो साबिर पीछे की तरफ गिरना शुरू हो गया, और हमने देखा साबिर गिर रहा है। और हम सारे दोस्त भाग पड़े, जितनी तेज हम भाग सकते थे पानी के अंदर भागना शुरू हो गए कि साबिर तक पहुंचे। हमने साबिर को गिरते हुए देख लिया था। तभी हमारी आंखों ने, 2 से 3 दोस्तों ने जब देखा तो सब ने उस लड़की को था, 2 से 3 दोस्तों ने साबिर को और लड़की को जो देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनकी आंखों ने क्लियर देखा। वो लड़की और गहरे पानी में बढ़ना शुरू हो गई और उसके बाद गायब हो गई। वो गहरे पानी में गई थी हमारी आंखों के सामने और गायब हो गई। उसको 2-3 लड़कों ने देखा था उसी लम्हे, लेकिन बाद में हमने आपस में जब डिस्कस किया था तो 5-6 लड़कों ने कहा था उसने उसको गायब होते देखा है। वो लड़की आगे बढ़ी है और गायब हो गई है। जिस तरह वो पानी के अंदर बढ़ रही थी उसी तरह ही वो पानी के अंदर बढ़ी है, रुकी नहीं है। सिर्फ उसने साबिर को देखा है, साबिर पीछे गिर गया है, साबिर जैसे ही पीछे गिरा है वो लड़की आगे बढ़ना शुरू हो गई, उसी तरह वापस मुड़ी है। साबिर गिरा है, वो वापस मुड़ी है उसी तरफ जिस तरफ पहले जा रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर गई है, पानी के अंदर गायब हो गई है। हमें इस वक्त लड़की की नहीं अपने दोस्त की फिक्र होगी। तो जो गिर पड़ा था, हम रोशनी उस लड़की की आंखों से निकलते हुए देख चुके थे, डर गए थे, लेकिन हमें हमारे दोस्त की फिक्र थी। हम 9 लड़के थे, हमें इसलिए डर नहीं था, हम खौफजदा ज़रूर थे, लेकिन हमें दोस्त के पास पहुंचना था। हम भागते हुए यहाँ तक के भागते भागते साबिर तक पहुंच गए। साबिर पानी में गिर के बेहोश हो चुका था, उसका जिस्म अकड़ सा गया था और उसकी आंखें ऐसे खुली हुई थी जैसे खौफ से किसी की आंखें खुली जाती हैं। आंखें उसकी बंद नहीं थी, खौफ से उसकी आंखें खुली हुई थी और एक जगह पर टिकी हुई थी। और हमने वहीं पे खड़े होकर लड़की को देखा, लड़की कहीं पे भी नहीं थी। हम दोस्तों ने जल्दी से साबिर को उठाया और बाहर ले आए। बाहर आते तक भी साबिर को होश नहीं आया। उसके मुंह पे हम थपकते रहे, साबिर साबिर, हम उसको होश दिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसका वजूद अकड़ा हुआ सा था और उसकी आंखें मुसलसल खौफ के आलम में खुली हुई थी, जैसे उसने किसी ऐसी चीज़ को देख लिया हो जो बहुत ही खौफजदा हो। हम काफ़ी जब कोशिश कर चुके और उसको होश नहीं आया तो हमने फौरी तौर पे अस्पताल कॉल की, इमरजेंसी वो जो नंबर होता है उस पर कॉल की। अब हमें हेल्प की ज़रूरत थी। हमारा दोस्त बेहोश हो चुका था, उसका वजूद अकड़ चुका था, उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी, ऐसे खुली हुई थी जैसे शदीद खौफ में हो। उसको जल्दी से गाड़ी में डाला गया, एम्बुलेंस पहुंच गई। उसको लेके दोस्त, हम जल्दी से अपने दोस्त को लेके अस्पताल पहुंचे और जैसे हम अस्पताल पहुंचे डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया तो हमें डॉक्टरों ने ये खबर सुनाई कि आपके दोस्त का मरे हुए इतनी देर हो चुकी है, ये जिंदा नहीं है, ये मर चुका है। इसकी जो आंखें खुली हैं, इसने कुछ देखा है या क्या हुआ है, इसका लगता यही है हार्ट फेल हुआ है, इसको दिल का दौरा पड़ा है। और उसके बाद क्योंकि वो मर चुका था और ये बहुत बड़ी क़यामत खेज़ खबर थी हम दोस्तों के लिए,
और उसके बाद उसका सारा किया गया चेकअप, ये वो जो किया गया, तो एंड में यही पता लगा कि हाँ उसका दिल फेल हो गया था, उसका दिल बंद हो गया था, और दिल बंद होने से वो मर गया था, दिल के दौरे से वो मर गया था। उसकी आंखें जो खुली हुई थी वो खौफ से खुली हुई थी। हम सारे दोस्तों से जब पूछा गया क्या हुआ और हमने सारी सूरत हाल बताई, तो कोई भी हमारी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं था। ये कैसे हो सकता है? हम सारे दोस्तों ने कहा, हमें अलग अलग करके बयान लिया गया, अलग अलग भी सबने एक ही जैसा जवाब दिया, सवाल घुमा फिरा के किए गए, लेकिन कुछ देखा होता तो हम बताते। हम सब ने जो देखा था वही बताते रहे, और फिर पता लगा सब एक ही जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन हम रोए जा रहे थे कि हाँ, हमारे दोस्त ने एक लड़की को देखा है जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, जिसके कपड़े चमक रहे थे, उसका चेहरा चमकदार था, चमक रहा था, उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी, लेकिन हमें नहीं पता हमारे दोस्त ने क्या देखा। हमारा दोस्त तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब हम सारे दोस्त जो गमज़दा थे, एक दूसरे से आंखें तक नहीं मिला पाते थे, सबको बता बता के थक गए थे कि हमारे दोस्त के साथ क्या हुआ है। लेकिन हम सब के पास कुछ सवाल थे, आज भी हमारे दिलों में सवाल हैं। मदर साहब, जब आपको ये कहानी मैं भेज रहा हूँ अपने दोस्त की इजाज़त से, उसके भी दिल में बहुत से सवाल हैं। वो आपके कहानी को ज़रूर देखेगा, मैं उसको सेंड करूंगा। इन सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, हमारे दोस्त के साथ क्या हुआ? वो तो बहुत बहादुर था, वो तो डरने वालों में से नहीं था, वो तो अकेला जंगलों में, वीरानों में हर जगह पे जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ? उसने लड़की के साथ क्या देखा हमने भी था, उसकी आंखों से रोशनी निकलते हुए, लेकिन उसने ऐसा क्या देखा कि उसका दिल ही बंद हो गया? वो इतना बुज़दिल तो नहीं था कि उसका दिल ही ख़त्म हो जाता, उसका दिल हार्ट अटैक आ जाता। वो बहुत बहादुर था। क्या था उस लड़की के अंदर? तो ये सवाल उन्होंने मुझसे पूछा है। तो मैंने जिस तरफ से कहा था ना, थर्सडे को मैं कोशिश किया करूंगा किसी ऐसी कहानी को, नहीं आएगी तो नॉर्मल कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कोई ऐसी कहानी आएगा जिसमें सवाल पूछा गया है तो ज़रूर उसको शामिल करूंगा, सवाल को शामिल करूंगा। जिन्नात बहुत हैबतनाक होते हैं। हर इंसान के अंदर से एक वेव्स निकलती है, वाइब्रेशन निकलती है, जो आपकी इंसानी आंख देख नहीं सकती, लेकिन वो वाइब्रेशन आपके जिस्म को जाके जब टच होती है, तब बहुत दफ़ा ऐसा होता है किसी इंसान को देखते ही आपको लगता है कि यार कैसा अजीब सा है, खार सी आ जाती है। इसका मतलब उसकी वेव्स, उसकी वाइब्रेशन जो आपके पास पहुंची हैं वो आपको इफेक्ट नहीं किया, आपको बुरा लगा है। और कुछ ऐसे इंसान भी नज़र आते हैं, वो खूबसूरत ना भी हों, लेकिन उनकी वाइब्रेशन ऐसी होती है, उनका गेटअप ऐसा होता है, आप उनको देखते हैं तो देखते ही चौंक जाते हैं, और बार बार उनको मुड़ के देखते हैं तो उनकी वाइब्रेशन, उनकी बॉडी से निकलने वाली वेव्स आपको ऐसी भाग गई होती हैं, आपको ऐसी इफेक्ट की होती हैं कि आप उनको बार बार देखने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह ये जो जिन्नात हैं, हिडन एंटिटी है, छुपी हुई मखलूक है, इनके जिस्मों से भी एक वाइब्रेशन निकलती है, इनके जिस्मों से भी वेव्स निकलती हैं, जिसको हम कहते हैं हैबत। उर्दू में हैबत, जिन्नात की एक हैबत होती है। वो हैबत नहीं, असल में वो उनकी निकलने वाली वेव्स होती हैं, वो उनके जिस्म से निकलने वाली वाइब्रेशन होती हैं। वो जब आपके वजूद को आके लगती हैं, तो जिस तरह एक इंसान की वाइब्रेशन या वेव्स से आप उसको नापसंद या पसंद करते हैं, इसके बावजूद कि खूबसूरत नहीं है, नॉर्मल शक्ल सूरत का है, लेकिन फिर भी आप उसको बार बार मुड़ के देख रहे होते हैं, तो वो वेव्स की वजह से होता है। लेकिन जिन्नात की जिस्म से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं वो बहुत, उसमें ऐसी भी होती हैं जो बाज़ औक़ात आपको डर तो लगता है, लेकिन बहुत पॉजिटिव वेव्स होती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वो अपने जोबन पे हों, वो गुस्से में हों, वो अपने उस वाले कंडीशन में हो जिसमें जिन्नात अपनी वो वाली वेव्स निकालते हैं जो इंतहाई हैबतनाक होती हैं, जो इंतहाई ऐसी वाइब्रेशन होती हैं जो किसी भी इंसान का दिल बंद कर सकती हैं। ये जिन्नात के अंदर से होती हैं। और ये किस वजह से होती हैं? जो उनका रूप होता है, वो खौफनाक रूप से भी इस तरह की वेव्स और वाइब्रेशन पैदा कर सकते हैं। वो नॉर्मल रूप अपना के भी इंसान का रूप अपनाएंगे, जिस तरह उनकी आंखों से सिर्फ रोशनी निकल रही थी, लेकिन वो जो करीब था उसके वजूद को, वो जो वाइब्रेशन जो वेव्स उस लड़की से निकल के आके टच हुई थी, वो हैबतनाक थी। वो इतनी हैबतनाक थी कि उसके वजूद को जैसे ही आके लगी। अब होता क्या है, एक लड़का बैठा है, उसको आंखें बंद करा के एक आमिल कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बताना तुम क्या देख रहे हो। जब वो, या आजकल इस तरह कर लेते हैं, मैं इसको समझाने के लिए, आजकल ऐसी वो आई हुई हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ, वो जो अब आंखों पे पहनते हैं और लोग गेम खेल रहे होते हैं और ये डर रहे होते हैं। आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने आंखों पे वो पहना होता है और उसके बाद वो
गेम खेल रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, दीवार में जाके लगते हैं, स्क्रीन तोड़ देते हैं, गिर जाते हैं, उनको पता भी होता है कि हमने ये आंखों पे गूगल्स पहनी हुई है, ग्लासेस पहनी हुई है, इसी के अंदर जो हम देख रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है, हकीकत में नहीं हो रहा, लेकिन इंसान उसके बावजूद वो रिएक्शन दे रहा होता है जैसे वो हकीकत में मौजूद हो। इसी तरह जब किसी इंसान को वो गूगल पहना के इंतहाई खौफनाक चीज़ दिखाई जाए तो उसकी चीखो पुकार शुरू हो जाएगी, उसका दिल फेल हो जाता है, उसको दिल का दौरा पड़ सकता है। वही गूगल में आप उसको खौफनाक दिखाएंगे तो जिस तरह वो अपने आप को बचा रहा है बलाओं से, गेम खेल रहा है, तो इसी तरह खौफनाक देख के दिल का दौरा भी हो सकता है। तो इसी तरह ये आंखों से उसने देखा। इसी तरह जो उस लड़के को वो वेव्स मिली हैं उसके जिस्म से, उस वेव्स इतनी खौफनाक होती हैं कि वो उसको समझें, वो मंजर आ जाएगा उसके सामने। कैसा मंजर? जैसे आपने ग्लासेस के अंदर देखा, जैसे आपने वो गूगल पहन के वो ग्लासेस पहनी और आपकी आंखों के सामने एक मंजर आ गया, तो जब वेव्स वो निकलती हैं तो उस लड़की को दूर खड़े लड़कों ने जो देखा, एक लड़की जिसके जिस्म से वेव्स निकल रही हैं, जिसके जिस्म से वाइब्रेशन निकल रही है, वो आप नहीं देख सके, सिर्फ आंखों से निकलने वाली रोशनी देखी उन 9 लड़कों ने। लेकिन उसकी हैबत, जो असल उसका खौफ था, जो उसका जुनून था, जो एक डर था, जिसकी वहशत थी, वो हैबत, वो वेव्स, वो वाइब्रेशन वो थी जो सिर्फ और सिर्फ साबिर ने देखी। और जिस सिंपल लफ्ज़ों में, इतना डिटेल से समझा के सिंपल लफ्ज़ों में, साबिर ने उस तरह उस लड़की को नहीं देखा जिस तरह आप लोगों ने देखा था। आपने एक नॉर्मल लड़की आंखों से रोशनी निकलती हुई देखी थी, साबिर ने उसको उस रूप में देख लिया था, उस वेव्स वाइब्रेशन की वजह से, जो जिन्नात की हैबत और खौफनाक भयानक रूप होता है। और जब उसने वो उसका असली रूप देखा, उसका दिल का दौरा पड़ गया। ये है आपके सवाल का जवाब, मैंने तफसील से जवाब दिया है। फिर भी अगर कोई कमी कुताही रहेगी है मेरी जवाब में तो आप मुझसे नीचे लिखिए कमेंट्स में, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ये जहन में रखिएगा, जो लोग जिन्नात को देखते हैं, 10 लोग देख रहे हैं तो हो सकता है 8-9 लोगों ने और तरह से देखा है, लेकिन जिसने असली हालत में देख लिया वो होगा जिन्नात, जिसको चाहेंगे अपनी उस हैबत, उर्दू का लफ्ज़ है वेव्स, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी जो उसके जिस्म से निकल रही है, वो अगर किसी इंसान की तरफ वही फेंक दें जो उनकी हैबत वाली है, खौफ वाली है, दहशत वाली है, तो उस इंसान को जो मंजर नजर आएगा बाकी 8 से मुख्तलिफ होगा। उसके साथ बुरा हो सकता है क्योंकि उसने उनको असली रूप में देख लिया, बाकियों ने सिर्फ नॉर्मल रूप में देखा है। तो ये जिन्नात इस तरह करते हैं, जिसको डराना चाहते हैं, जिसको दिखाना चाहते हैं, उसको वो वाला रूप दिखाते हैं जिससे इंसान मर सकता है, बेहोश हो सकता है। और कुछ लोगों को वही सामने आएगा जिन, कुछ लोगों को नॉर्मल नजर आएगा, कुछ लोगों को खौफनाक वजह, उन्होंने चाहा है इनको नॉर्मल नजर आए, हम इसको हम इतने खौफनाक नजर आए कि इसको कुछ हो जाए। तो ये जिन्नात की मर्जी होती है। तो उस लड़की ने असल में चाहा था, साबिर करीब पहुंच गया था कि इसको तो मैं बताती हूं ना, इसको अपना रूप दिखाती हूं। उसने उसको अपना रूप दिखा दिया। दूर खड़े लड़कों को उसने रूप नहीं दिखाया, अगर वो उनको भी रूप दिखा देती तो वहीं से गायब होकर 1 मिनट में आपके पास पहुंच जाती, क्योंकि वो इंसान नहीं थी। वहीं से गायब होती, 1 मिनट में आपके पास पहुंच जाती, और आपके जब पास पहुंचती तो वही वेव्स, वही वाइब्रेशन, वही हैबत जो साबिर को टच हुई थी, आपके वजूदों को टच होती, आप भी मर जाते। लेकिन उसने उस वक्त सिर्फ साबिर को मारा और गायब हो गई। यह था आपकी उसका जवाब। तो आप लोग भी सवाल पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। एंड मैं जिस तरह कहता होता हूँ, हर दफ़ा एक ही बात क्यों रिपीट करता होता हूँ, नए लोग जो आ रहे हैं, जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा है, कहानी को शेयर भी करें। तो जो शेयर करेंगे, नए लोग आएंगे तो वो एंड पे देखते हैं कि कहानी को शेयर कैसे करना है, अगर वो अपनी कहानी मुझे सुनाना चाहते हैं। तो आप अपनी कहानी को मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आप वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड करके अपनी कहानी सुनाएं या कहानी को लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी लिखना है, STORY इंग्लिश में स्टोरी लाजमी लिखना है। आखिरी लफ्ज़ आपका स्टोरी होगा। तो मेरे पास व्हाट्सएप पे क्योंकि हज़ारों मैसेज आए होते हैं, तो जहाँ पे मैं देखता हूँ स्टोरी लिखा हुआ है उसको पहले मैं खोलता हूँ, नंबर देख के महफूज कर लेता हूँ, और आपका जब नंबर आता है तो आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल कर लूँगा। लेकिन अगर आप स्टोरी या कहानी लिखना भूल जाएंगे तो फिर प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। व्हाट्सएप का नंबर जहाँ पर आपने स्टोरी भेजनी है +9292 पाकिस्तान का कोड है, 313665550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231365550। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +9231665550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।